नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमारे वीडियो रिकॉर्ड करने तक राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता तो नहीं दिया था, मगर उन्होंने साधारण बहुमत की संख्या जुटा ली है। बहुमत के लिए 118 की संख्या चाहिए। 107 सीटों वाली टीवीके ने 9 सीटें जुटाई हैं, फिर भी 2 से पीछे रह गई। अब 2 विधायकों वाली वीसीके ने विजय को समर्थन दे दिया है, तो उनके पास ठीक ठीक 118 की संख्या हो जाती है। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के सपोर्ट से विजय मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इतना वक्त क्यों लिया? क्यों विजय को हर चिट्ठी के बाद राजभवन जाना पड़ा? 3 दिन में 3 चक्कर क्यों लगाने पड़े? सुप्रीम कोर्ट के फैसले, संवैधानिक प्रावधान, परंपराएं, हर हिसाब से यही बात कही जाती है कि बहुमत की संख्या का परीक्षण केवल और केवल विधानसभा के पटल पर होगा, ना कि राजभवन में। भारत की राजनीति का इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी राजभवन सक्रिय हो जाए, सरकार बनाने में या रोकने में, विधानसभा में पास बिलों को रोकने में, तो सबसे पहले यही देखना चाहिए दिल्ली में किसकी सरकार है और वह राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होकर आया है। भारत की राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे, मगर 2014 के बाद मोदी सरकार के आने से राजभवन का रोल उन राज्यों में नए तरीके से बदला है जहां विपक्षी दलों की सरकारें रही हैं। मोदी सरकार के दौर में राज्यपालों ने संतुष्ट होने और बिलों को मंजूरी देने के लिए समय के अधिकार को विवेकाधीन शक्तियों को राजनीतिक हथियार में बदल दिया। सरकारें कम गिराई गईं, मगर सरकारों को काम करने से रोकने के दर्जनों तरीके निकाले गए। डीएमके की सरकार ने विधानसभा में कितने ही बिल पास किए, लेकिन राजभवन से मंजूरी का सरकार इंतजार ही करते रह गई। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में विपक्षी सरकारों के कार्यकाल के दौरान भी राज्यपालों ने यही किया और विपक्षी सरकारों के पास किए हुए कानून को मंजूरी देने में महीनों लगा दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आपको याद दिलाया जाएगा बार बार कि राजभवन का दुरुपयोग तो कांग्रेस की सरकारों के समय होता था, उनकी खोज है। लेकिन मोदी सरकार के समय राज्यपालों ने दुरुपयोग के लिए नए नए अधिकारों को हथियार बनाया, उनकी खोज की, इसके बारे में याद नहीं दिलाएंगे। और इनमें सबसे बड़ा हथियार है विवेक के इस्तेमाल की टाइमलाइन का। तमिलनाडु में 10 विधेयकों को तत्कालीन राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंजूरी नहीं दी, लौटाया। विधानसभा ने दोबारा पास किया, लेकिन तब भी मंजूरी नहीं दी। 12 अप्रैल 2025 का हमारा वीडियो जरूर देखिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने अवैध और सरासर गलत काम किया है। आर.एन. रवि इस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। शुवेंदु अधिकारी को शपथ दिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में तब कहा कि 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का राज्यपाल का फैसला अवैध और मनमाना था, इसीलिए उनके फैसले पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद राज्यपाल ने विधानसभा में पास कानूनों को मंजूरी दी थी। क्यों किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि राजभवन को आदेश दिया जाए कि विजय की पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिले? इसे आप पिछले 10 साल में राज्यपालों की भूमिका के बिना नहीं समझ सकते। हमने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, पंजाब का भी ज्यादा पुराना नहीं, 2023 की बात है। पंजाब में भी तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा में पास किए गए बिल को मंजूरी नहीं दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को कड़ी फटकार लगाई और कहा वे आग से खेल रहे हैं। तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यपाल से कहा कि निर्वाचित विधानसभा द्वारा पारित बिल के रास्ते को बाधित ना करें। पंजाब के राज्यपाल को चेतावनी दी गई। कोर्ट ने कहा राज्यपाल ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये निर्वाचित सदस्यों द्वारा पारित विधेयक हैं,
क्या हम संसदीय लोकतंत्र बने रहेंगे? यह बेहद गंभीर मामला है। क्या हम संसदीय लोकतंत्र बने रहेंगे? 2023 में तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा था। आज भी आप पूछ सकते हैं, क्या हम वाकई उस तरह के संसदीय लोकतंत्र बचे हुए हैं? यह रिकॉर्ड है मोदी सरकार के राज्यपालों का। तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब के अलावा विपक्ष की कई सरकारों के कानूनों को दिल्ली से नियुक्त राज्यपालों ने तरह तरह से रोकना शुरू किया और अंत में सभी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुनवाई और फैसले में उनके कई साल खराब हो गए, कानून समय पर लागू नहीं कर पाए। इसीलिए तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका को आप इसी फ्रेम में नहीं देख सकते कि वे किसी को सरकार बनाने का न्योता देने से पहले उसके पास संख्या है या नहीं संतुष्ट होना चाहते हैं, और उन पर समय का दबाव नहीं डाला जा सकता कि कितने घंटे और कितने दिनों में वे संतुष्ट होंगे। राज्यपाल समय ले सकते हैं। इस तरह की दलीलों से राज्यपाल का बचाव किया गया, मगर उनके समय लेने के मामले को आप अगर दूसरे मामलों में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नजरिए से देखेंगे, कुछ उदाहरण हमने बताएं, तब सारा खेल आपको समझ आ जाएगा। डीएमके सरकार के पास किए हुए कानून के मामले में राज्यपाल ने समय लेने के अधिकार का दुरुपयोग किया, तो आपको विजय के मामले में समय लेने का सारा खेल इस एक चश्मे से दिख जाएगा। ये 70 साल पहले नहीं हुआ, बल्कि इन्हीं सबको खत्म करने के नाम पर आई मोदी सरकार के समय पिछले 10 वर्षों में राजभवनों ने समय और विवेकाधीन शक्तियों को हथियार में बदलकर किया है। विजय को जिस तरह से राजभवन ने रोकना चाहा समय लेने के नाम पर, उससे राज्य में यह अफवाह और आशंका दोनों फैल गई कि दिल्ली के इशारे पर राजभवन शायद खेल कर रहा है, क्योंकि दिल्ली के इशारे पर राज्य की जनता ने 5 साल तक तत्कालीन राज्यपाल आर.एन. रवि के दौर को देखा है। सभी को दिख रहा है कि 118 नंबर चाहिए, 107 अकेले विजय के पास हैं और किसी के पास नहीं। कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई के सपोर्ट के बाद यह संख्या 116 हो जाती है। वीसीके के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी विजय को सपोर्ट दे दिया है। इनके 2 विधायक हैं। विजय की सरकार को बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। हमारा जोर नंबर पर है भी नहीं, उससे ज्यादा मोदी सरकार के दौर में राज्यपालों की भूमिका पर है। आखिर राजभवन को संतुष्ट होने के लिए कितना समय मिलना चाहिए? सभी को पता है, बहुमत का टेस्ट केवल विधानसभा के पटल पर होता है, राजभवन में नहीं। एसआर मुंबई केस में इसे साफ साफ कह दिया गया है। तब भी तमिलनाडु में संतुष्ट होने का खेल खेला गया, जबकि इसे लेकर कोई भी संविधान का ऐसा प्रावधान या सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं दिखा पाया। तो समय लेने का राज्यपाल का अधिकार कैसे जायज हो सकता है? Normally, the single largest party, even if they don't enjoy majority, should be asked to form the government. Why is that? The reason is very simple, that the test of majority is not in the domain of the office of the governor. Governor cannot test as to who has the majority. So the governor willy-nilly has to ask the largest single party and the leader of that party to come and form the government. So he'll swear in the leader of the TVK, and then he will give time to the TVK, 5 days, 10 days or whatever, to show his majority on the floor of the House. And then if he is able to show his majority on the floor of the House, though many things can happen in that situation. On the floor of the House, there may be some who may support him. There may be others who may not support him, but don't defeat him. Right? They may abstain. Right? So his government will survive and he will continue to form to manage the government. That's the law, and that's happened actually only once in Karnataka, where the BJP was the single largest, but did not have the majority of the House in Karnataka.
and the governor asked the BJP to come and form the government. So you have a precedent also. So I don't see why this governor is not playing ball. And the simple reason is that he wants to buy time and ensure that the BJP can manipulate, and they are past masters at that, the electoral process and somehow manage not to allow TVK to form the government. तो मोदी सरकार के समय जिस तरह से राज्यपालों ने समय लेने को अलग तरीके से इस्तेमाल किया, उसी फ्रेम में आप इस वक्त राज्यपाल आर्लेकर की भूमिका को देखिए। केवल संविधान की किताब से आप नहीं समझ पाएंगे। याद रखना चाहिए इसी राज्य के राज्यपाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि राज्यपाल ने अवैध काम किया है, अवैध। तब भी उनके खिलाफ मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, राज्यपाल के पद पर बनाए रखा और तमिलनाडु से हटाकर कुछ दिनों के बाद पश्चिम बंगाल भेजा। उत्तराखंड में कांग्रेस के हरीश रावत की सरकार को इसी तरह गिराने की कोशिश की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राजभवनों की भूमिका को लेकर दशकों में जो अपनी समझ विकसित की थी, उसके कारण यह धांधली पकड़ी गई और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने पलटा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। यह सब 70 साल पहले का नहीं, 2016 की घटना बता रहा हूं। मार्च 2016 में कांग्रेस के 9 विधायक और बीजेपी के 27 विधायक राज्यपाल के पास चले गए, कहा कांग्रेस की सरकार बर्खास्त कर दी जाए। हरीश रावत को बहुमत साबित करने के लिए 9 दिन का समय दिया गया, मगर फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मोदी सरकार नैनीताल हाईकोर्ट में केस हार गई, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता उस समय गोदी चैनलों में राष्ट्रपति शासन के फैसले का बचाव करने के लिए सैकड़ों दलीलें ले आए। उन बहसों को कांग्रेस सरकार के समय राजभवनों की भूमिका के उदाहरणों से भर दिया गया, ताकि जनता यह ना देख सके कि आज के समय में राज्यपाल क्या कर रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन खारिज किया। अपने फैसले में कहा कि केंद्र ने पूरी तरह से गलत एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने एक और बात कही, क्या केंद्र सरकार मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के मौके ढूंढ रही है? इस तरह से तो आप किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। 10-15 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और फिर किसी और से कहिए शपथ ले ले। तब हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था, आप कोर्ट के साथ खेल खेलने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? यह सब मोदी सरकार के समय हो रहा है। तमिलनाडु में जिस तरह के हालात हैं, आने वाले समय में राजभवन की भूमिका पर नजर रखनी पड़ेगी। उस संदर्भ में आपको 2014 के बाद से राजभवनों को अदालतों में कितनी फटकारें मिली हैं, उसकी फाइल फिर से निकाल लीजिए। भले इससे मोदी सरकार को कोई फर्क ना पड़े कि जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, लेकिन यह देखना चाहिए कि उनके दौर में कई बड़े मामलों में राज्यपाल के फैसलों को कोर्ट ने कैसे पकड़ा है और पलटा है, डांटा है। डीएमके और एआईएडीएमके ने अलग अलग या मिलकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया। साफ था कि राज्यपाल आर्लेकर 107 सीटों वाली टीवीके को ही सरकार बनाने का न्योता देते, क्योंकि उनके अलावा कोई और बड़ा दल सामने नहीं आया। एआईएडीएमके के पलनीस्वामी ने अब बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में सरकार बनाने वाली पार्टी को बधाई दी है, विजय को बधाई दी है। कांग्रेस ने लिखकर दे दिया कि उसके 5 विधायकों का समर्थन विजय की पार्टी को है। बाद में सीपीआई, सीपीएम भी आगे आई और अब दलित पार्टी वीसीके ने भी अपने 2 विधायकों का समर्थन विजय को दे दिया है। मिंट अखबार ने कुछ पुराने उदाहरण दिए हैं कि 2014 के बाद 5 बार इस तरह के हालात पैदा हुए, लेकिन 5 बार राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मौका दिया। 2019 में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार को बुलाकर शपथ दिला दी, जबकि दोनों के पास समर्थन ही नहीं था। यह सरकार अगले कुछ घंटों में गिर गई थी। 2018 में कर्नाटका में राज्यपाल
वाजूभाई वाला ने भी बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया, जबकि उनके पास बहुमत की संख्या नहीं थी। सरकार बनाने के लिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही न्योता दिया जाता है। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के पास बहुमत की संख्या नहीं थी, मगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण उन्हें शपथ दिलाई गई। 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई क्योंकि वे बहुमत नहीं जुटा सके। 2017 में गोवा में कांग्रेस के पास 17 विधायक थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही थी। बीजेपी के पास 13। कांग्रेस को राज्यपाल ने नहीं बुलाया। बीजेपी ने अन्य दलों का समर्थन लेकर सरकार बनाने का दावा किया। मणिपुर में भी वही हुआ। कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 28 विधायक थे, मगर मौका बीजेपी को मिला क्योंकि उसने अन्य दलों का सपोर्ट जुटाया। क्या ताकतों का इस्तेमाल हुआ आप जानते हैं, लेकिन गोवा और मणिपुर से अलग है तमिलनाडु के हालात। यहां पर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसके अलावा किसी भी दल ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। तमिलनाडु में सरकार बन जाएगी विजय की, मगर चलेगी कैसे, चलाने के लिए क्या क्या खेल होंगे, इसकी राजनीति के बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल भी नहीं। विजय ने बीजेपी के खिलाफ चुनावों में बयान तो दिए हैं, लेकिन विजय की पार्टी की फंडिंग कैसी है, किस किस ने चंदा दिया है, उनका अपना अकाउंट कितना साफ सुथरा है, उनके विधायकों का कितना है, इस पर भी निर्भर करेगा वे बीजेपी से कब तक लड़ पाएंगे और केंद्र सरकार की तरफ कब मुलायम हो जाएंगे। तो अपना समर्थन अगर मुलायम हो जाएंगे, हो सकता है कि खो दें, मगर मुकदमों से बचने का विकल्प दूसरा तो नहीं है। उन्हें समर्थन ही इस आधार पर मिला है राज्य में दूसरे दलों का, क्योंकि तमिलनाडु की पार्टियों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को लेकर डर है। कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थन में इस बात का बड़ा रोल है। आने वाले दिनों में राजभवन की भूमिका फिर भी बनी रहेगी, राष्ट्रपति शासन की तलवार भी लटकती रहेगी। इस पूरे एपिसोड ने दिल्ली की सरकार को तमिलनाडु की राजनीति में और संदिग्ध कर दिया है। अगर किसी भी तरह से सरकार गिराई गई, चुनाव कराने की नौबत आई, तो इस बार विजय की आंधी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। विजय को ही साफ करना होगा। उनके पीछे किसी भी तरह से बीजेपी नहीं है, ना प्रत्यक्ष रूप से ना दाएं बाएं से। बीजेपी के खिलाफ बयान देना काफी नहीं, क्योंकि तमिलनाडु का एक हिस्सा समुद्री किनारों से लगा है। तटीय इलाकों के संसाधनों में किसका इंटरेस्ट हो सकता है, जरा सा गूगल सर्च कर लेंगे, पता चल जाएगा। और फिर वहां से राज्य में जो भी हो रहा है या होगा, आप समझ सकते हैं। तमिलनाडु की इस ब्लू इकोनॉमी, प्राइवेट पोर्ट्स की महत्वाकांक्षा तमिलनाडु की राजनीति को आने वाले महीनों में परेशान करेगी। राज्य की राजनीति में पैसे का रोल पहले भी रहा है, मगर ब्लू इकोनॉमी पर कंट्रोल का पैसा अब राजनीति चलाएगा। इस समय बीजेपी का विरोध नजर आ रहा है, लेकिन यह तमिलनाडु के दलों को ही साबित करना है कि बीजेपी के विरोध को लेकर वे कितने सीरियस हैं। बिना आर्थिक हितों के राजनीतिक हित को आप नहीं समझ सकते। कई तरह के आर्थिक हित होते हैं, इनमें बंदरगाहों से जुड़ी ब्लू इकोनॉमी को भी अब जोड़ लीजिए। तमिलनाडु में राज्यपाल की भूमिका रहेगी, विजय की सरकार दबाव में रहेगी। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या विजय बच पाएंगे? अभी किसी भी तरह सरकार बना भी लेंगे तो हर दिन सरकार, पार्टी और विधायक बचाने में लगे रहेंगे, कोई ना कोई जेल जाने लगेगा। भारत के अलग अलग राज्यों में किसी भी दल से विधायक उठते हैं, खासकर विपक्षी दल से प्रधानमंत्री मोदी की जयकार करने लग जाते हैं। ऐसा कब होता है आप अब जानते हैं। क्या तमिलनाडु की राजनीति में भी वैसा ही होगा? पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अभी इस कहानी का सामने आना बाकी है। विजय की विजय दरअसल किसकी थी, कौन उसके पीछे था? विजय की विजय थी या दूर से किसी और की विजय थी? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।